हमने पिछली क्लास में पार्ट 2 को खत्म कर लिया था, ठीक है। और पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो पार्ट की दोनों पार्टों की वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। धातु एवं अधातु, ठीक है। हम इसमें पढ़ेंगे इस पार्ट में, पहले हम समझ लेते हैं क्या पढ़ेंगे, किससे शुरुआत करेंगे, क्या क्या है जो, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु। धातु क्या होती है, धातु के भौतिक गुण धर्म, धातु क्या काम आती है, कौन कौन सी धातुएं होती है। और अधातु के गुण धर्म पढ़ेंगे, अधातु क्या काम आती है, कौन कौन सी अधातुएं होती है, ठीक है। चैप्टर के नेम से पता लग रहा है धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं, धातु। तो धातु के गुण धर्म देखते हैं हम कि धातु कौन सी चीज होगी, धातु किस चीज को कहेंगे हम, जिसमें क्या क्या गुणवत्ताएं होंगी, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी उसकी, जिससे हम धातु कह सकते हैं, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिसे हम धातु कह सकें, ठीक है। कौन सा गुण होना चाहिए जिसके द्वारा हम उसको धातु कह सकें, ठीक है। तो कौन कौन से गुण होते हैं धातुओं में, ठीक है। पहला देखते हैं, धातुओं में चमक पाई जाती है, ठीक है। धातु है, जो धातु है उनमें चमक पाई जाती है, ठीक है। कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कौन कौन सी धातु हैं उनमें चमक पाई जाती है। उनमें है सोना चांदी आदि बहुत सी धातुएं हैं जिनमें चमक पाई जाती है, ठीक है। लेकिन हम एक दो उदाहरण लेकर चलेंगे, सबको एक साथ नहीं लिखेंगे, फिर बाद में सारे धातु के नाम लिखाएंगे आपको सब कुछ। और इस चैनल पर आपको कक्षा 10 की पूरी साइंस मिल जाएगी, ठीक है। साइंस का पूरा कोर्स करवाएंगे आपको, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पढ़ा था हमने धातु में चमक पाई जाती है। पहला गुण है धातु का कि धातु वे होंगी जिनमें चमक पाई जाएगी, ठीक है। धातुओं में कठोरता पाई जाती है, ठीक है। धातु है वो कठोर भी होती है, अर्थात अगला गुण धर्म है वो धातुओं का कि धातु है वो कठोर भी होती है, कठोर धातुएं भी होती है। कठोर कौन कौन से होते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लोहा और तांबा जो धातु है वो कठोर होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ धातुएं हैं वो कठोर नहीं भी होती हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि वे ही होती है धातुएं जो कठोर होती है, लेकिन अपवाद, हर चीज में कुछ ना कुछ अपवाद होता है, ठीक है। इसमें भी अपवाद में देखिए क्या है, अपवाद का अर्थ होता है कि ये जो धातु का गुण है कठोरता का, इस गुण को ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जो फॉलो नहीं करते हैं, इस गुण के विपरीत चलते हैं, अर्थात ये कठोर है तो कुछ नरम होती है, ठीक है। धातु के इस गुण को फॉलो नहीं करती है फिर भी वो धातु होती है, ठीक है। वो होती है अपवाद, अर्थात जो गुण है उस गुण को न मानते हुए भी वो, जैसे धातु है, धातुओं का गुण है कि धातु कठोर होती है, ठीक है, ये गुण है और होती भी है। लेकिन कुछ धातुएं होती हैं लेकिन फिर भी कठोर नहीं होती, उनके बारे में उन्हें कहते हैं अपवाद, जो इनसे भिन्न हो लेकिन फिर भी इनकी कैटेगरी में आती हो, ठीक है। देखिए अपवाद कौन कौन से है, लिथियम पोटेशियम और सोडियम, ये धातुएं हैं मुलायम होती है। और लिथियम और पोटेशियम और जो सोडियम ये धातु है फिर भी ये मुलायम होती है, ठीक है। ये मुलायम है, मुलायम क्यों है आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। धातुएं कमरे के ताप पर कठोर रहती है, ठीक है। जो कमरे का ताप है, जिस ताप पर आप पढ़ रहे हैं, अब इस वक्त जिस पर आप पढ़ रहे हैं वो सामान्य ताप है, एक कमरे का सामान्य ताप है। इस ताप पर जो धातुएं होती है वो कठोर होती है, ठीक है। अब कुछ ऐसी धातुएं होती है जो कमरे के ताप पर कठोर भी नहीं होती है, उनके नाम देखते हैं। कठोर कमरे के ताप पर इस गुण को फॉलो नहीं करती है। अगर ये गुण है धातुओं का कि धातु है वो कमरे के ताप पर कठोर होती है, लेकिन कुछ कठोर नहीं भी होती है कमरे के ताप पर फिर भी वो धातु है। अपवाद स्वरूप जैसे देखिए मरकरी जो द्रव होता है, ठीक है, कमरे के ताप पर मरकरी क्या होता है, द्रव होता है। अब कमरे के ताप पर द्रव कैसे होता है, जैसे मरकरी क्या होता है, पारा। जैसे हमने पेन लेते हैं, जेल वाला पेन आता है, उसमें आप देखा करो स्याही होती है, स्याही के थोड़े से ऊपर एक पानी जैसा पारदर्शी पदार्थ होता है, गाढ़ा होता है वो थोड़ा, ठीक है, उसे देखते हैं, वही होता है पारा, ठीक है। वो सामान्य ताप पर भी क्या होता है, द्रव होता है, इसलिए वो हमने पढ़ा ये गुण कमरे के ताप पर कठोर होती है धातुएं, वो धातु है लेकिन फिर भी वो कमरे के ताप पर द्रव में रहता है, इसलिए वो अपवाद है। अगला देखते हैं, धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है धातुओं को पीट कर किसी भी प्रकार से मोड़ा जा सकता है, ठीक है। धातुएं
ये गुण रखती हैं कि वो उसको धातु को किसी प्रकार से मोड़ सकते हैं हम पीट कर, जैसे लोहा है, लोहे को हम पीट कर मोड़ कर कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अर्थात इससे समझ में नहीं आ रहा है आपको कि आघात वर्धनीयता क्या होती है, तो इसे समझने के लिए एक लाइन है, इसे देखते हैं, ठीक है। इसे पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण लोहे की चादर, जैसे कि धातु है, लोहा है एक धातु, ठीक है। लोहे की चादरें आती है, आपको पता है, तो लोहा है उसको पीट पीट कर एक पतली चादर में बना दिया, इसका मतलब वो आघात वर्धनीयता का गुण रखता है। और अगर उसे नहीं बनाया जा सकता तो लोहा आघात वर्धनीयता का गुण नहीं रख सकता, ठीक है। इसका मतलब है आघात वर्धनीयता क्या होती है, ऐसी धातुएं जिन्हें पीट कर एक पतली चादर बनाया जा सकता है वे आघात वर्धनीयता का गुण रखती हैं, और जिन्हें नहीं बनाया जा सकता वे आघात वर्धनीयता का गुण नहीं रखती है, ठीक है। भौतिक गुण है हमारा, देखिए 4 पढ़ लिए थे, 5वें नंबर का है धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। अब देखते हैं तन्यता का गुण क्या होता है, ठीक है। अर्थात समझते हैं इसको, पतले तार बनाए जा सकते हैं, अर्थात जो धातुएं होती है उनके पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। कौन कौन सी धातु बनाए जा सकते हैं, जैसे कि तांबे के तार, तांबे के पतले तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अर्थात तांबा है ये धातु है और इस धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात जो पूछी भी जाती है एग्जाम्स में, ठीक है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम, जानते हो 1 ग्राम कितना सा होता है, 1 ग्राम सोने का 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब जो सोना है उसकी तन्यता का गुण है वो बहुत अधिक है, ठीक है। 1 ग्राम सोने से जब 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है तो इस बात से हम खुद समझ सकते हैं कि सोना है उसके तन्यता का गुण बहुत अधिक है उसमें, ठीक है। अगला है सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होती है। जो अधिकतर जो धातुएं देखेंगे हम वो विद्युत यानी जो करंट है उनमें दौड़ता है। विद्युत और ऊष्मा, जो ऊष्मा है अगर हम उन्हें ऊष्मा देंगे तो वो ऊष्मा का प्रदर्शन करती है, ऊष्मा लेती है, ग्रहण करती है, ठीक है। और अधिकतर धातु में विद्युत जो करंट लगाएंगे उन धातुओं को तो उनमें से करंट पास होता है, ठीक है। विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, सुचालक का मतलब उनमें से जो चालन करती है वो, ठीक है। ऊष्मा और विद्युत का चालन करती है। तांबा है, तांबा धातु है, तो ये धातु में ऊष्मा का भी चालन होता है और विद्युत का भी चालन होता है। सुचालक का मतलब होता है इनमें से पास हो सके, जैसे करंट पास होती है, जैसे तार बनाए जाते हैं वो सुचालक होते हैं, ठीक है। और सुचालक का विपरीत होता है कुचालक, ठीक है। उदाहरण जैसे चांदी है, चांदी ऊष्मा और विद्युत की दोनों की सुचालक होती है और तांबा भी ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। हमने बताया सामान्यतः धातु है, ठीक है। सामान्यतः मतलब कुछ धातुएं ऐसी है जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं भी होती है। अपवाद है, वो इस नियम के खिलाफ अपवाद है, ठीक है। फिर भी वो धातु है। कौन सी धातु है जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती है अर्थात कुचालक होती है? कौन कौन सी है, ठीक है, अपवाद के रूप में जैसे पारा व सीसा विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे पारा जो अभी मैंने बताया था आपको, जो जेल के पेन होते हैं या फिर जो नॉर्मल पेन होते हैं उनकी रिफिल में ऊपर थोड़ा सा पाया जाता है, ठीक है, पानी का पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है, वही होता है पारा। उसमें से करंट नहीं पास होता, ठीक है। ऊष्मा और विद्युत की दोनों की कुचालक होती है। और सीसा होता है जैसे नॉर्मल शीशा लगाते हैं हम, उसमें से करंट और ऊष्मा पास नहीं होती है, ठीक है। वो ऊष्मा और करंट के कुचालक होते हैं। अगला है हमारा धातुओं का घनत्व और गलनांक सामान्यतः अधिक होता है, ठीक है। घनत्व अर्थात धातुओं का वजन तो द्रव्यमान होता है, घनत्व होता है जैसे घेरना या उसकी आकृतियां, ठीक है, वो। और गलनांक सामान्यतः अधिक होते हैं, ठीक है। गलनांक होता है जैसे कि किस टेम्परेचर पर वह पिघल जाती है, ठीक है, उसका घनत्व और गलनांक भी अधिक होता है सामान्यतः धातु का। लेकिन जो सोडियम है अपवाद के रूप में, इसमें क्या है, तो सोडियम के का मतलब पोटेशियम का कम होता है। क्या कम होता है? घनत्व और गलनांक। सोडियम और पोटेशियम का घनत्व और गलनांक कम होता है, ठीक है, इसमें अपवाद ये है, ठीक है। तो अगला गुणधर्म देखते हैं हम, धातुओं के गुणधर्म पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा हो कुछ तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। गुणधर्म देखते हैं। धातु धात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, धातु ध्वनिक प्रवृत्ति के होती है। ध्वनिक प्रवृत्ति क्या होती है देखते हैं। ध्वनिक प्रवृत्ति क्या होती है? ध्वनिक प्रवृत्ति अर्थात क्या होता है, धातु किसी कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगर
धातु है उसको किसी कठोर सतह से टकराएंगे या फिर गलती से टकरा जाएगी तो ध्वनि उत्पन्न करेगी। जैसे लोहा है, लोहे को अगर किसी कठोर सतह से टकराएंगे तो वह ध्वनि उत्पन्न करता है। आप सभी देखते हैं, सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं। लोहे को अगर किसी कठोर सतह से टकराया जाएगा तो वह ध्वनि उत्पन्न करेगा, सामान्य सी बात है, ठीक है। और आप जानते हैं लोहा धातु है, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति की होती है। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, तो धातु जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक प्रवृत्ति की होती है। जैसे धातु ऑक्साइड है वो क्षारक प्रवृत्ति की होती है। मैंने बताया था कि क्षारक और अम्ल में पहचान, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक लग जाता है, वो क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको। और ये धातुओं के गुणधर्म हो चुके हैं। अब पढ़ेंगे अधातुओं के गुणधर्म। पाठ का नाम था धातु एवं अधातु। तो धातुओं के पढ़ लिए अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, अधातु चमकीले नहीं होते। धातु चमकीले होते थे लेकिन अधातु चमकीले नहीं होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं देखते हैं। जैसे कौन सी है धातु जो चमकीले नहीं होती है, ठीक है, वो है कार्बन। कार्बन देखा होगा आपने, कार्बन आते हैं ग्राइंडर वगैरह मशीनों में कार्बन लगाए जाते हैं, आपने देखा हो कार्बन। तो कार्बन चमकीला नहीं होता है, ठीक है। अपवाद, जैसे कि धातु में अपवाद थे उसी प्रकार अधातु में कुछ तो अपवाद होंगे। अपवाद तो हर जगह मिलते हैं, हमारे दैनिक दिनचर्या में देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल अपवाद ही हैं वो इस जीवन में। अपवाद, आयोडीन की सतह चमकीली होती है। जो आयोडीन है उसकी सतह कैसी होती है, चमकीली होती है, जबकि आयोडीन अधातु है और उसकी सतह चमकीली है, तो अपवाद हुआ ना, ठीक है। अगला है अधातु कठोर नहीं होते, ठीक है। धातु तो कठोरता का गुण होता था, धातु तो कठोर होते थे, लेकिन अधातु कठोर नहीं होते। जैसे कोयला, कोयला तो आप सबने देखा है, कोयला तो कोयला अधातु है फिर भी वो कठोर नहीं होता है, ठीक है। अधातु है कोयला और वो कठोर नहीं होता है, उसे तोड़ते हैं, थोड़ा सा मारते हैं, वो टूट जाता है, ठीक है। तो कोयला है वो कठोर नहीं है, तो वो अधातु है, ठीक है, अपवाद। लेकिन हीरा सबसे कठोर धातु है, अधातु है। लेकिन हीरा है वो सबसे कठोर है, आपने पढ़ा होगा सबसे कठोर है क्या है, हीरा है। हीरे को कितनी बहुत चोट मारेंगे तो जाके टूटेगा हीरा, बहुत मुश्किल से टूटता हीरा, ऐसे ही नहीं टूटता, ठीक है। हीरा कैसे बनता है, हीरे को बनाया नहीं जाता, वो हीरा कोयले की खान में ही बनता है। अब कोयले की खान में कैसे बनता है, कोयले का ही बनता है हीरा। आप जानकर चौंक जाएंगे कि हीरा कोयले का ही बनता है। कैसे बनता है, जब कोयले की एक दूसरी परत होती है वो दबाती जाएंगी तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो कोयला दबते दबते पारदर्शी हो जाता है, उसमें चमक इतनी हो जाती है, उसमें कारण इतनी चमक हो जाती है कि वह पारदर्शी हो जाता है और फिर वो महंगा हो जाता है। कोयले की खान में ही तो निकलता है हीरा, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए, साइंस के स्टूडेंट को, कोयले की खान में ही हीरा निकलता है, हीरे को कहीं से बनाया नहीं जाता, ठीक है। तो हीरा सबसे कठोर है। और अगला है अधातु कमरे के ताप पर या तो कठोर या गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक है। अधातु हैं वो कमरे के ताप पर उन्हें रखेंगे तो या तो कठोर रहेंगी, ठीक है, या फिर वो कठोर रहेंगी या फिर वो गैसीय अवस्था में रहेंगी, द्रव अवस्था में नहीं रहेंगी। या तो कठोर होंगी या फिर वो गैसीय अवस्था में होंगी, ठीक है। अपवाद, लेकिन ब्रोमीन अधातु है, ठीक है। ब्रोमीन को छोड़कर यह द्रव अवस्था में होते हैं, मतलब ब्रोमीन है, ब्रोमीन को छोड़कर सभी द्रव अवस्था में होते हैं, ठीक है। और अधातु है, अधातुओं में चद्दर नहीं बनाई जा सकती। जो अधातु है उनकी चद्दर नहीं बनाई जा सकती। तो मैंने बताया था आपको कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, और बताया था आघात वर्धनीयता गुण क्या होता है, जिसे पीट पीट कर पतली चद्दर के रूप में बनाया जा सकता है, उसे तो धातु कहते हैं। और जिसे पतली चद्दर में पीट कर नहीं बनाया जा सकता वो अधातु होते हैं, और अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। ये लिखा भी है मैंने, अर्थात आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता किसमें, अधातु में, और धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो अधातु का अगला भौतिक गुणधर्म है हमारा अधातु तन्य नहीं होते हैं। अब तन्य क्या होता है, ठीक है, हमने एक पढ़ा था आघात वर्धनीयता, उसमें क्या होता था कि किसी चद्दर, किसी जो लोहा है या कोई धातु है उसको पीट पीट कर चद्दर के रूप में परिवर्तित कर देते थे, उसे कहते थे आघात वर्धनीयता का गुण, ठीक है। अब तन्यता, तन्य क्या होता है, तन्यता का भी गुण होता है एक, ठीक है। उसमें हम चद्दर बनाते थे और इसमें उसको खींच कर एक पतले तार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उसे तन्यता का गुण कहते हैं। तन्य मतलब इसे खींच कर या फिर उस पर दबाव डालकर उसे खींच या दबाव डालकर उसे पतला एक तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके, तो वो तन्यता का गुण है। और नहीं किया जा सके तो उसमें तन्यता का गुण नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं अधातु तन्य नहीं होते हैं, अर्थात इनका तार नहीं बनाया जा सकता। जैसे तार होते हैं ना, वो धातुओं के ही बनते हैं, अधातुओं के नहीं बनते, ठीक है। और आपको पता है तार किनका बनाया जाता है, जो कुचालक नहीं होते हैं, जिनमें
चालन करते हैं उसी इसके लिए तो तार बनाते हैं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो फिर उनके तार बनाए नहीं जा सकते। ठीक है, तो अगला है विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। और धातु है वो चालक होते हैं, अर्थात वो विद्युत और ऊष्मा का चालन करते हैं। ठीक है, और अगला है एक अपवाद और है हमारा, देख लीजिए अपवाद आते रहते हैं बीच में, धरती पे है वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, हमने पढ़ा था विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, धातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन एक धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, वो है अपवाद हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालन करता है। अब ठीक है, एक बात, ग्रेफाइट तो हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रेफाइट क्या है, और हम सोचे ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालन करता है, तो कौन कौन सी चीज़ों में ग्रेफाइट पाया जाता है इससे हम बच सके, या फिर हम सोचे कि भाई इनमें अगर विद्युत का चालन करेगा तो हम करंट लगने से बच सके। ठीक है, हमारे जो पेंसिल होती है, पेंसिल जो लिखने की होती है कॉपी में, छोटे बच्चे यूज करते हैं, वो पेंसिल में जो आगे का नुक होता है वो ब्लैक कलर का होता है, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। ठीक है, गलती से भी भगवान के भरोसे भी ये काम मत करना कि आप कहीं जो पेंसिल होती है उसको बोर्ड के स्विच में डाल दे, सोचे कि इस पे तो लकड़ी की वो है और करंट नहीं आएगा। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, और अगर आपने उस पेंसिल को डाल दिया तो आपको करंट लग सकता है, आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए गलती से भी ये काम मत करना। ठीक है, मैंने समझा दिया। पढ़े लिखे होने का और अनपढ़ होने का यही फायदा है कि पढ़े लिखे होने में हमें सब पता रहता है कि इससे क्या होगा, इससे क्या नहीं होगा, और अनपढ़ गंवार होते हैं वो यही काम करते हैं, ऐसे अंदाज से धूल में लट चलाते हैं, वो तो बस हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं हो जाए। ठीक है, और पढ़े लिखे होने का फायदा सबको मिलना चाहिए। ठीक है, पढ़े लिखे होने का दिमाग पढ़ाने का मतलब क्या है, व्यक्ति को सभी प्रकार की जानकारी देना, उसके दिमाग को विकसित करना। ठीक है, आप मैथ में पढ़ते हो साइन कोस टेन सेक, अब वो जिंदगी में काम आएगा। आपको मान लिया पुलिस की नौकरी करनी है तो वहां पे तो क्या काम आएगा, दौड़ देखेंगे, आपको परीक्षा पास करनी पड़ेगी, जी के नॉलेज होनी चाहिए सब चीज के, आपको ये देखेंगे, वो ये थोड़ी देखेंगे कि साइन कहाँ है, कोस कहाँ है, टेन कहाँ है। वो सिर्फ दिमाग को विकसित करने के लिए होते हैं, दिमाग को अच्छी प्रकार से चले, दिमाग फिर किसी चीज को अच्छी तरह से कैप्चर कर सके, इसलिए होते हैं वो। ठीक है, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आपको ये सब सीखना ही पड़ेगा, ये ऐसी भी चीजें होती है जो सिर्फ दिमाग को विकसित करती हैं, आगे काम नहीं आती है। ठीक है, लेकिन उनको पढ़ के हम दिमाग को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति को देखते हो और एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति को देखते हो, रहन सहन में और अन्य चीजों में बहुत से फर्क आ जाते हैं। पढ़े लिखे होने का अनेकों फायदे हैं, इतने फायदे हैं जितने हम प्रोटीन खाते हैं ना उसका फायदा नहीं, इतना पढ़े लिखे होने का फायदा। ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। विद्युत तो उसमें कुचालक होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट चालन करता है, ऊष्मा का भी चालन करता है और विद्युत का भी चालन करता है। ठीक है, कुचालक, ठीक है, आप समझना कि भाई मैंने कहा था कि विद्युत का चालन करते हैं, तो चालक और कुचालक क्या होते हैं। ठीक है, कुचालक का मतलब होता है जो जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती ना, उसे कुचालक कहते हैं, और जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, विद्युत धारा का चालन करते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। चालक और कुचालक दो शब्द है। ठीक है, इनमें समझ लेना आप। वैसे आप 99% तो जानते होंगे, लेकिन कुछ होते हैं अपवाद क्लास में भी, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, अधातु का घनत्व और गलनांक कम होता है। ठीक है, जो अधातु है उसका घनत्व और गलनांक क्या होता है, जिस ताप पर वो पिघल जाती है, कम होता है, मतलब कम ताप पर ही धातु पिघल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब समझेंगे हमने पढ़ा था अधातु में, हमने पढ़ा था उदाहरण कोयला। ठीक है, तो कोयले को कम ताप देंगे तो ही जलने लग जाएगा। ठीक है, तो उसका गलनांक क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, और अधातु ध्वनिक नहीं होते हैं। ध्वनिक अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उसमें धातु में कि धातु ध्वनिक होते हैं। ध्वनिक का मतलब है किसी कठोर सतह से टकराएंगे तो ध्वनि उत्पन्न करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे है कि ध्वनिक नहीं होते हैं, अर्थात धातु अगर अधातु है वो किसी कठोर सतह से टकराएंगे तो ध्वनि उत्पन्न नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप सब जानते हो, अगर हम किसी चीज को करके देखते हैं तो हमें वो याद रहती है, और ऐसे पढ़ लेते हैं वो करते हैं तो वो भूल जाते हैं। ठीक है, आज सभी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। मैंने कहा था धातु ध्वनिक प्रवृत्ति के होते हैं और अधातु ध्वनिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट छोटा सा है बिल्कुल। अगर आपके घर में चूल्हा होता है तो उससे में लकड़ी जलाते हैं। ठीक है, आपके पास कोयला नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप कोयले के खान में तो जाते नहीं हो। ठीक है, तो कोयला घर पे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, लकड़ी जलती है, लकड़ी जलती है, उसकी आग रहती है, उस पर पानी डालेंगे तो वो कोयला बन जाएगा। ठीक है, गर्म के हाथ मत लगा देने वाला, जल जाओगे। ठीक है, तो वो ठंडा होने के बाद उसे उठाएंगे। ठीक है, कोयला मैंने बताया था भी आपको कि अधातु होता है, और मैंने बताया था कि अधातु है वो ध्वनिक प्रवृत्ति के नहीं होते। अगर एक आप लीजिए, एक हाथ में लोहा और एक हाथ में लीजिए कोयला, तो किसी कठोर सतह से या फिर किसी दीवार से आप ऐसे, अगर ऐसे लोहे की मारेंगे दीवार पे,
तो आवाज आएगी, ठीक है। और कोयले को मारोगे ना तो आवाज नहीं आएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि धातु ध्वनिक प्रवृत्ति के होते हैं, अगर अर्थात कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और अधातु कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। और अधातु हैं वो कठोर नहीं होते। अगर आप किसी अधातु हैं वो कठोर नहीं होते। अगर कोयले को आप चलाओगे तो वो चलने लग जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे उसका चूर्ण बन जाएगा। लेकिन अगर आप लोहे को चलाओगे तो लोहा आसानी से नहीं चलेगा, उससे तो काटा जा सकता है, ठीक, सिर्फ ऐसे ही नहीं बनेगा, क्योंकि कोयला है, जो कोयला है वो अधातु है और लोहा है वो धातु है, और धातु कठोर होते हैं, ठीक है। अधातु ध्वनिक नहीं होते हैं, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। मैंने धातु में पढ़ाया था आपको कि धातु हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और अधातु क्या होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। दोनों धातु और अधातु। अब एक बात समझेंगे, हम किसी चीज का विपरीत पढ़ते हैं तो क्या लगाते हैं, जैसे कि कोई चीज है तो उसका विपरीत पढ़ने के लिए या तो उस पर ए लगा देते हैं या फिर न लगा देते हैं, ठीक है। वैसे ही धातु है तो धातु का मतलब होता है धातु आ जाती है उसमें, और अधातु जो धातु नहीं है, धातु के अलावा जो होंगी वो अधातु होंगी, ठीक है। तो धातु के जैसे विपरीत नाम में आ गया वैसे इसमें भी विपरीत आ जाएगा। वो क्षारीय है तो ये अम्लीय है, वो अधात्विक ऑक्साइड है तो वो भी अधात्विक ऑक्साइड है, लेकिन वो क्षारीय प्रवृत्ति के थे, और यहाँ पर अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब करेंगे हम एक्सपेरिमेंट। मैंने बताया था आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आप क्या करेंगे, कहाँ से कोयला लेके आएंगे, और मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके बता देता हूँ, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये रही, ये हमारा अधातु, ये रही धातु, लोहे की धातु फूकनी, चूल्हे में काम आती है, सब जानते हो, और ये हमारी कठोर सतह, ठीक है। पहले हम कठोर सतह से धातु को मारेंगे तो देखना आवाज कितनी आती है, कैसे आती है, क्या आती है, ठीक है। आ रही है ना आवाज, नहीं आ रही तो कान साफ करा लेना, ठीक है। और ये है हमारी अधातु, इसको अब हम कठोर सतह से मारेंगे। हमने कहा था कि अधातु है वो धात्विक ध्वनिक प्रवृत्ति की नहीं होती है, अर्थात किसी कठोर सतह से अगर अधातु को टकराएंगे तो ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगी। तो देखते हैं करते हैं कि नहीं, कि मैं ऐसे ही धूल में लठ मार रहा था, देखे आ रही क्या आवाज, नहीं आ रही होगी। और देखिए धातु को करते तो उत्पन्न कर रही है ना ध्वनि, ठीक है। तो ऐसे धातु के रासायनिक गुण धर्म में हम आगे पढ़ेंगे। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। तो धातु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे अभिक्रिया, अभिक्रिया करके बताएंगे, ठीक है। करके बताएंगे मतलब लिख के बताएंगे, समझाएंगे, ऐसे करके नहीं बताएंगे तो सोच रहे एक्सपेरिमेंट करा दिया सभी कराएंगे, ठीक है। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो ये धातु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, ये समझ लिया। अब देखिए धातु लेंगे हम, ऑक्सीजन लेंगे और फिर धात्विक ऑक्साइड क्या बनेगा वो बताएंगे, ठीक है। धातु Cu, कॉपर धातु ले ली, उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो CuO कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है। ये समीकरण है संतुलित, ठीक है। ये है एल्युमिनियम के जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो अभिक्रिया है वो संतुलित नहीं है, ठीक है, ये संतुलित है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित करना बताया था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको देख लेना, सीख लेना, और आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को लाइक कर देना, ठीक है। और अगर आप रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित करना नहीं जानते तो उन वीडियो को देखो, फिर इसको संतुलित करो और फिर मुझे बताओ कि संतुलित करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, वो भी देखो। आप पूछेंगे आप मैंने इतने सवाल पूछ लिए, अब आंसर कहाँ से लाए, ठीक है। मेरे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियोस को जाकर देखो तो आपको चैप्टर 3 का हल मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर 1 और 2 से ही आगे बढ़ के तीसरा बना है, ठीक है। 1 + 2 3 होते हैं, ठीक है। तो आगे और पढ़ाएंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए हमसे, मैं आपकी सारी दुविधाएं हल कर दूंगा, ठीक है। भगवान तो नहीं हूँ मैं, वैसे आपकी जैसे कि पढ़ाई से संबंधित है, कहीं आप अपने और दुख दर्द सुनाने लग जाओ मुझे, ठीक है। मैं तो इनकी कोई आपको हल कर सकता हूँ, बता सकता हूँ और आपको कुछ पढ़ने की एडवाइस दे सकता हूँ, ठीक है। और आप सब अच्छे होंगे बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है। मैं भी ऐसे तो अच्छा हूँ, सुखी कौन है इस संसार में, सब दुखी दुखी हैं, लेकिन पढ़ाई रेगुलर रखो और मुझसे लिख के ले लो
परीक्षाएं होंगी। लिख दिया मैंने, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने लिख के दे दिया आपको। इस बार चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोरोना आए, कोरोना का बच्चा आए, कोई भी आए, एग्जाम होंगी तो होंगी। ठीक है, अगर आप हमारी क्लासेस रेगुलर लेते रहे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100 में से 100 तो नहीं ला सकते आप। ठीक है, तो हर इंसान से गलती होती है, लेकिन 100 में से 100 भी लेकर आ सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट है। मेरी 10th क्लास में जब मैं था तो मेरी क्लास में 4 स्टूडेंट के 100 में से 100 नंबर आए थे साइंस में। ठीक है, आप भी 100 में से 100 ला सकते हैं, आप में वो क्वालिटी है, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस लेते रहनी पड़ेगी। कोई डाउट हो तो पूछना पड़ेगा। ठीक है, और आप सब कर सकते हो ये। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। एग्जाम तो होंगी इस बार, कोई भी नहीं रोक सकता एग्जाम होने से, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो, कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, एग्जाम तो होंगी, 100% होगी एग्जाम तो। क्योंकि एक बार प्रमोट कर दिया आपने, पूरी जीवन में आपका जितना भी जीवन है उसमें आपने देखा होगा कि बोर्ड क्लासेस को कभी प्रमोट नहीं किया गया, लेकिन एक बार कर दिया गया तो एक बार कर दिया गया तो इसका मतलब वापस होने के चांस ही नहीं है। चाहे परीक्षाएं अब हो बाद में हो किसी भी प्रकार से हो, लेकिन एग्जाम तो होंगी, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कहीं रह मत जाना कि एग्जाम नहीं होंगी और कहीं फेल वेल हो जाओ। तो रेगुलर क्लासेस लेते रहो, यहाँ पे एसकेएस क्लासेस बांदीकुई से जुड़ जाइए। ठीक है, और अपने दोस्तों को बता दीजिए रेगुलर क्लासेस चलेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो यहाँ से। ठीक है, धन्यवाद। धातुएं O2 के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। जो धातुएं हैं उनको, जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, ये धातु है वो O2 के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। ठीक है, अगर ये O2 के संपर्क में आएंगी तो कैसा व्यवहार करेंगी, क्या रिएक्शन देंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लोहे को। लोहा को जब वायु में गर्म करते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, जब लोहे को हम वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं देगा। ठीक है, लेकिन लोह चूर्ण को वायु में गर्म करने पर वह जलने लगता है। जैसे लोहे का चूर्ण होगा, उसको अगर हम वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वो लाल हो जाएगा, बिल्कुल जलने का मतलब है वो बिल्कुल लाल हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये जल रहा है, इस प्रकार प्रतीत होगा हमें, इसलिए यहाँ पर जलने का शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये नेम है उनके। ठीक है, प्रतीक चिन्ह जिनसे लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो पढ़ लेना, ये प्रतीक चिन्ह से ही आगे कोई भी नाम नहीं बताएगा, सिर्फ प्रतीक चिन्ह ही बताएंगे। ठीक है, प्रतीक चिन्ह से आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, यह Na सोडियम और K का मतलब होता है पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। जो सोडियम और पोटेशियम धातु हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं तो क्या करेंगे, ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इस कारण से इन्हें O2 के संपर्क में आने पर ये आग पकड़ लेते हैं। जैसे ही ये O2 के संपर्क में आएंगे, जैसे O2 के संपर्क में कैसे आएंगे, ठीक है, जो सोडियम का टुकड़ा है तो O2 वायुमंडल में O2 गैस है, उससे अगर जैसे रिएक्शन करेंगे तो ये आग पकड़ने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कोई सोडियम का टुकड़ा लिया हमने और अगर उसको थोड़ी देर खुली हवा में छोड़ देंगे, सोडियम या पोटेशियम को थोड़ी देर खुली हवा में छोड़ देंगे तो खुली हवा की जो ऑक्सीजन होगी उससे वो रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके जलने लगेंगे। ठीक है, और जलने लगेंगे तो ऐसे हम उन्हें खुला नहीं छोड़ सकते, तो उन्हें जलने से बचाने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, देखते हैं, जल्द ही आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, संपर्क में आने पर आग पकड़ लेते हैं। जो सोडियम और पोटेशियम है वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, तो ये O2 के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेते हैं। इस कारण आग पकड़ने से बचाने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, जो सोडियम और पोटेशियम है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जल्द ही आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो आग पकड़ने से बचाने के लिए जो केरोसिन का तेल होता है, गांव में इसको मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, तो उस मिट्टी के तेल में उनको डुबो कर रखते हैं। ठीक है, वो मिट्टी का तेल कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो उनकी क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है। ठीक है, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखेंगे तो वो वायु के संपर्क में नहीं आ पाएगा, और वायु के संपर्क में नहीं आ पाएगा तो वो जलने नहीं लगेंगे। ठीक है, मिट्टी के तेल में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होती है, इस कारण उसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। किसको, सोडियम को और पोटेशियम को। ठीक है, आगे देखते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक व Pb ये सभी O2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, Mg मैंने कहा था प्रतीक चिन्ह है, तो मैं बता देता हूँ फिर से, आपको याद रखनी है प्रतीक चिन्ह भी। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और Pb का मतलब होता है सीसा। ये सभी O2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, O2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं। जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और
जिंक है और जो सीसा है ये O2 के साथ धीमी गति से विक्रिया करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एल्यूमिनियम की, जैसे कि एल्यूमिनियम की रेलिंग वगैरह होती है। ठीक है, और मैग्नीशियम धातु होती है, जिंक भी धातु होती है, और सीसा भी जानते हैं, सीसा लेड, ये धातु होती है, कम क्रियाशील होते हैं, जैसे कि इन्हें ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुला छोड़ सकते हैं। ये किसी प्रकार के ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। कहने का मतलब ये है कि करती तो है लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे करती है, इसका नगण्य के बराबर मान सकते हैं। तो धीमी गति से अभिक्रिया करती है, तो इस कारण इन धातुओं पर ऑक्सीजन की परत आ जाती है। जैसे कि एल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम, ठीक है, तो एल्यूमिनियम को जब हम खुले वातावरण में छोड़ देंगे तो वो अभिक्रिया नहीं करेगी। कहने का मतलब है अभिक्रिया तो करेगी लेकिन बिल्कुल नगण्य मात्रा में करेगी। तो नगण्य मात्रा में अभिक्रिया करने से जो उसकी बाहरी परत होगी, उस बाहरी परत के चारों ओर ऑक्सीजन की एक पतली सी लेयर आ जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की परत आ जाती है। ठीक है, किसके से? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, पीबी, सीसा। ठीक है, Cu, कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर CuO बनाता है। ठीक है, जो कॉपर है, Cu का मतलब होता है कॉपर। ठीक है, प्रतीक चिन्ह है, कॉपर का प्रतीक चिन्ह है Cu। तो जब कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, ऑक्सीजन के साथ ऐसे अभिक्रिया नहीं होती है जैसे कि कॉपर लिया और ऑक्सीजन लिया ऐसे मिला दिया, नहीं, कॉपर को जब खुला छोड़ देंगे ऑक्सीजन में तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, या फिर लैब में कराई भी जाती है ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी तो दोनों मिलकर एक रिएजेंट, उत्पाद का निर्माण करेंगे, जिसे कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जिसका सूत्र होता है, कॉपर का तो होता है Cu और ऑक्सीजन का होता है O2, दोनों मिलकर CuO, इसे कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। ये बना लेते हैं ऑक्सीजन और कॉपर अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, जिस पर काले रंग की परत बन जाती है। जैसे कि कॉपर है, कॉपर की जब ऑक्सीजन, जो वातावरणीय ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया होगी तो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। तो कॉपर ऑक्साइड बनाने के कारण कॉपर ऑक्साइड बनेगा तो कॉपर है, जो कॉपर है शुद्ध कॉपर, उसके ऊपर ऑक्सीजन की परत आ जाएगी, ऑक्साइड की परत आ जाएगी, और वो कैसे रंग की होगी? काले रंग की होगी। ठीक है, काले रंग की ऑक्साइड की परत चारों ओर आ जाती है। जैसे कि कोई कॉपर है, कॉपर का मतलब होता है तांबा। ठीक है, तांबा तो देखे होगा मोटर वगैरह में निकलते हैं, कुछ काले भी होते हैं, वो क्या है? धीमी गति से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, जिससे वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, अगर कोई आप कॉपर या तांबा देखेंगे, अगर वो काला पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि ये कॉपर नहीं, ये कॉपर ऑक्साइड है, जो धीमी गति से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके काला पड़ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोना Au, सोने का सूत्र होता है Au, प्रतीक चिन्ह। तो Au व चांदी का होता है Ag। सोना और चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनसे आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, जो सोना है और चांदी है, आपने देखे होंगे सोने की बालियां बनती है, सोने के कुंडल, चांदी के, ठीक है, आभूषण बहुत से बनते हैं। तो अगर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे तो इनका कलर चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि सोने के आभूषण लेके आते हैं तो सोने में इतनी तेज चमक होती है और वो बहुत दिनों तक पहनते हैं, उसके बाद भी उसकी चमक बनी रहती है। हाँ, चमक थोड़ी बहुत कम होती है, वो क्या होते हैं कि पहनते हैं, उससे थोड़ा वो गंदा हो जाता है, उस पर कुछ अशुद्धियाँ चिपक जाती हैं, इस कारण से वो गंदा हो जाता है, उसकी चमक कम दिखाई देने लग जाती है। तो जैसे कि किसी सोने की या चांदी की चमक कम हो गई तो क्या करना है? ठीक है क्या करना है बताता हूँ। अगर कोई सोना है या चांदी है, अगर उसकी चमक कम हो चुकी है और आपको पता है कि ये सोना ही है या चांदी ही है, तो आपको उस अपने पड़ोस में जो ज्वेलरी शॉप है उस पर लेके जाना है और बोलनी है उसको कि हमें हमारे सोने या चांदी की सफाई करानी है। ठीक है, ये सफाई आप वहीं रहकर करवाएं, ज्वेलरी शॉप पर कराएंगे आप स्वयं रहकर, तो क्या है, आपके सोने या चांदी को खतरा भी नहीं रहेगा। क्योंकि आजकल बहुत सी धोखाधड़ियाँ भी हो रही हैं, जैसे कि सफाई कराने के लिए ले जाते हैं और फिर घर चले जाते हैं और फिर वापस लेने जाते हैं तो उनको नकली या फिर बिना सोने की चीज़ें सोने की बताकर दे दी जाती है कि आप ही की है और ये सफाई करने के बाद ऐसी हो गई है। ठीक है, तो स्वयं उसी जगह पर उपस्थित होकर सोने चांदी की सफाई कराएं। इसलिए जो सोना है और चांदी है ये बहुत महंगे हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये कभी खराब नहीं होते हैं और इनका भाव कभी भी कम नहीं होता है। धीरे धीरे इनका भाव नगण्य मात्रा में कभी कभी हो जाता है, लेकिन इनका भाव बढ़ता ही रहता है। इसलिए जो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वो पैसा रखते हैं कम और सोने और चांदी की जो वस्तुएं हैं
उनको ज़्यादा रखते हैं। क्या? क्योंकि उनको खरीद के वो रख लेते हैं, जिससे कि उन्हें पैसा कहीं इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सोने व चांदी के रूप में अपने पैसे को सेफ रखते हैं, तिजोरी वगैरह में रख देते हैं, फिर बैंक के लॉकर वॉकर में रख देते हैं। ठीक है, सोना चांदी के ऊपर हो गई पूरी बात। और इनसे आभूषण बनते हैं, जैसे कि फैशन के लिए बनाई जाती हैं, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों धातु पढ़ लिए, अधातु पढ़ लिए, धातु ऑक्साइड पढ़ ली, अधातु ऑक्साइड पढ़ ली। अब उसके बाद आता है उभयधर्मी ऑक्साइड, जो धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड दोनों पढ़ ली। उसके अलावा एक और ऑक्साइड है, उससे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, तो देखते हैं। वे धातु ऑक्साइड जिनकी अभिक्रिया या तो अम्ल या क्षारक से कराते हैं तो उत्पाद में जल तथा लवण बनते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी मतलब होता है दोनों प्रकार के। जैसे कि ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है, उन्होंने अम्ल के साथ एक बार तो धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया एक साथ एक बार क्षारक के साथ कराएंगे। ठीक है, एक बार अम्ल के साथ और एक बार क्षारक के साथ कराएंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा देखिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम। ठीक है, अम्ल के साथ, जब अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, देखिए अम्ल के साथ जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाएंगे या क्षारक के साथ करवाएंगे तो उत्पाद में जल तथा लवण बनेंगे। चाहे अम्ल के साथ करवाएं या क्षारक के साथ करवाएं, उत्पाद में लवण और जल ही बनेंगे। ठीक है, अम्ल के साथ करवाएंगे या क्षारक के साथ करवाएंगे, दोनों के साथ ही करवाकर देख लेते हैं अभिक्रिया, उत्पाद में लवण और जल ही बनेंगे। लवण किसी प्रकार बन सकता है, वो जल तो बनेगा ही। ठीक है, तो देखते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो Al2O3 ये है अम्ल। ठीक है, इस अम्ल की अभिक्रिया नहीं अम्ल ये नहीं, अम्ल ये है। ठीक है, इस अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे धातु ऑक्साइड की, ये है धातु और ये है ऑक्साइड। मैंने पढ़ाया था आपको Cu कॉपर और एक बार बताया था ऑक्सीजन, दोनों अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, धातु ऑक्साइड भी कह सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नाम है और एल्यूमिनियम है धातु और ये है ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड धातु ऑक्साइड बन गया। ठीक है, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया पहले किससे करा रहे हैं, अम्ल के साथ, तो अम्ल के साथ करवाएंगे। ये धातु ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं अम्ल के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए 2AlCl3। ठीक है, ये है लवण और ये है जल H2। ठीक है, मैंने कहा था कि धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया या तो लवण जल के साथ या तो अम्ल के साथ करवाएं या क्षारक के साथ करवाएं, उत्पाद में लवण और जल ही बनेगा। ठीक है, ये है लवण और ये है जल। ठीक है, तो क्षारक के साथ भी करवा कर देख लेते हैं। तो क्षारक के साथ क्या होगा, क्षारक इसी के साथ करवा लेते हैं। ये है धातु ऑक्साइड, इसी धातु ऑक्साइड के साथ हमने अम्ल की करवाई है और इसी धातु ऑक्साइड के साथ किसी करा लेते हैं, क्षारक की। ठीक है, क्षारक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्षारक है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जब धातु ऑक्साइड से करवाई हमने तो क्या देखने को मिलता है। ठीक है, 2NaAlO2। ठीक है, 2 मोल किसके बने, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके और उत्पाद में जल प्राप्त हुआ। ठीक है, ये है लवण और ये है जल। ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई तो भी लवण और जल बने और क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाई तो भी लवण और जल ही बने। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं जिसमें उत्पाद में लवण और जल ही बनेगा। ठीक है, चाहे अम्ल के साथ करवाएं अभिक्रिया चाहे क्षारक के साथ करवाएं, उत्पाद में लवण और जल ही बनेगा। ठीक है, ऐसी ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो दोस्तों धातु के हमने अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा ली, क्षारक के साथ करवा ली, तो एक बार जल के साथ भी करवा कर देखते हैं कि अगर धातु ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जल के साथ करवाएंगे, धातु है, धातु की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। जब धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा या धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, या तो धातु ऑक्साइड बनेगा या धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस में बनेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, और जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है, जब धातु की अभिक्रिया केवल धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोजन बनेगी गैस हाइड्रोक्साइड बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा या धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, लेकिन जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, केवल धातु हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। और जब धातु के साथ ही करवाएंगे जल की अभिक्रिया तो धातु ऑक्साइड भी बन सकता है और धातु हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है।
और जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाएंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। ठीक है, उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझते हैं। जैसे कि जो सोडियम है, सोडियम की अभिक्रिया जल से करवाएंगे, सोडियम क्या है, धातु है। ठीक है, जब धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड तो धातु ऑक्साइड बन गया, धातु ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो धातु की केवल जल के साथ करवाई अभिक्रिया तो धातु ऑक्साइड बन गया और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम है, लोहा है, इनकी अभिक्रिया भी जब धातु जल के साथ करवाएंगे तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और धातु ऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, धातु ऑक्साइड के साथ करवाएंगे अगर अभिक्रिया जल की तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। जब धातु की अभिक्रिया केवल जल के साथ करवाएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा या धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। धातुओं की अवस्थाएं होती है बहुत सी, मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के चैप्टर में, उसमें मैंने पढ़ाया था कि धातुओं की अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, उन अवस्थाओं में से कुछ अवस्थाएं जो अनुकूल होती हैं धातुओं के लिए रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई ठंडे जल के साथ करता है, कोई गर्म जल के साथ करता है, कोई जलवाष्प के साथ करता है, कोई अभिक्रिया ही नहीं करता जल के साथ। ठीक है, तो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे धातु। ठीक है, तो कैसा जल सुटेबल होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा। ठीक है, ये भी बहुत मायने रखता है। जैसे कि अभिक्रिया करता है तो हो सकता है कि वह ठंडे जल में कम अभिक्रिया करे, गर्म जल में ज़्यादा करे। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है, कौन सा अभिकारक जो कौन सा धातु है वो कौन सी अवस्था के साथ अधिक सुटेबल रहता है, कौन सी अवस्था के साथ अधिक फिट महसूस करता है। ठीक है, अधिक बेटर महसूस करता है कि ये अवस्था चाहिए मुझे अधिक से अधिक अभिक्रिया करने के लिए। ठीक है, तो उन धातुओं के नाम और उस अवस्था को पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं अलग अलग धातु जल की अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, जो अलग अलग धातु है उनके लिए जल की अवस्थाएं अलग अलग हैं। इसको कोई धातु किसी धातु के लिए गर्म है, किसी के लिए ठंडे है, किसी के लिए जलवाष्प के रूप में। ठीक है, तो देखते हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों हैं वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। जो सोडियम, Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम और Ca का मतलब कैल्शियम। ठीक है, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। इनकी अभिक्रिया अगर हम गर्म जल के साथ करवाएंगे तो अभिक्रिया तो होगी लेकिन धीमी गति से होगी, और जब ठंडे जल से करवाएंगे तो अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होगी। ठीक है, एल्यूमिनियम, लोहा, Zn जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब एल्यूमिनियम है वो भी जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करेंगे तो थोड़ा थोड़ा से काला काला पड़ने लग जाता है। ठीक है, और लोहा मैंने लोहे के बारे में पूरी प्रक्रिया बता दी है, पहले वीडियोस में आप देख सकते हो। ठीक है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया वो जल और जलवाष्प के साथ ही, जैसे कि अगर लोहे पर हम जल डालेंगे तो जल से वो इतनी जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगा कि जैसे जलवाष्प के साथ करता है ना, उस प्रकार से वो अभिक्रिया नहीं करेगा। जलवाष्प के साथ अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। अगर लोहे पर जलवाष्प डालेंगे या फिर जलवाष्प के संपर्क में रहेगा लोहा तो वो अधिक तीव्रता से जर को पकड़ेगा, जंग जिसे जर भी कहते हैं उसको पकड़ेगा और अधिक तीव्रता से गलेगा। ठीक है, और Zn भी उसी के साथ भी यही स्थिति है कि Zn जो जिंक है वो भी जलवाष्प के साथ अधिक अभिक्रियाशील होता है। और Mg का मतलब है मैग्नीशियम है वो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम है उसको गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो बहुत तीव्र गति से होगी, ठंडे जल या फिर और जलवाष्प के साथ बिल्कुल होगी रिएक्शन तो लेकिन नॉर्मल होगी। ठीक है, कैल्शियम व मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान पानी की सतह पर आ जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, अभिक्रिया के दौरान पानी की सतह पर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं देखते हैं, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम व मैग्नीशियम से चिपक जाते हैं। जैसे कि पुताई करने के लिए, ठीक है, कलर पेंट करने के लिए जो कली आती है भट्ठे पे से बिना भुजा हुआ चूना आता है। ठीक है, उस चूने को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, भुजे हुए चूने में परिवर्तित करेंगे तो उसमें जल डालेंगे तो वो तेजी से हाइड्रोजन गैस रिलीज करने लगता है। ठीक है, जैसे फटफट की ध्वनि से वो चलने लगता है और वहाँ पर बहुत ऊष्मा रिलीज होती है। ठीक है, उस दौरान जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो होता है उसमें भी, और वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो बुलबुले, कैल्शियम के बुलबुले हैं वो कैल्शियम व मैग्नीशियम से चिपक जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, उसमें हाइड्रोजन गैस होती है, उसके जो बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से चिपक जाते हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा पानी भी दूधिया कलर का हो जाता है, पूरा पानी वाइट हो जाता है। ठीक है, आप जानते हो। तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आपको समझा दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है,
जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरा कोर्स करवाएंगे हम आपको, ठीक है, बहुत अच्छी प्रकार से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए आगे देखिए, AU, AG और CU। CU तो बता दिया मैंने, कॉपर है, ठीक है, कॉपर का मतलब होता है तांबा, ठीक है। अब AU, AG और PB, इसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है वीडियो में। कमेंट में मुझे बताओ कि मैंने क्या बताया था, AU किसे कहते हैं, AG किसे कहते हैं और PB किसे कहते हैं, ठीक है। ये हैं तो कमेंट में बताओ, मैं पढ़ूंगा और देखूंगा कौन कौन बताता है, उसका नाम अगले वीडियो में बोलूंगा मैं, ठीक है। और PB जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये AU और AG और ये PB, CU ये जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते हैं, ठीक है। सोना चांदी ये भी अभिक्रिया नहीं करते, हिंट दे दिया मैंने अब आपको। अभी कॉपर है, कॉपर तांबा है, वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तांबे को कितना ही जल में डालकर रखो, वो किसी प्रकार का कलर नहीं हो करेगा। हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि जो कॉपर है वो जल के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जल के साथ नहीं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और काले रंग का हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक रंग का हो जाता है, वो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। मैंने बताया था अभी पिछली थोड़ी देर पहले इसमें, ठीक है, साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, हमने अलग अलग धातुओं की अवस्थाएं पढ़ ली जिसके लिए सुटेबल होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जो धातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, उत्पाद में क्या बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा तो देखते हैं। जब धातु की तनु अम्ल, अम्ल कौन सा ले रहे हैं हम, तनु, तनु का मतलब होता है पतला बिल्कुल, जिसमें जल की मात्रा अत्यधिक हो। तनु अम्ल, सांद्र अम्ल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं अगर नए हो तो, और पुराने स्टूडेंट हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप भी जुड़ जाइए, इससे पूरा कोर्स करवाएंगे, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने आपको, सब सरल भाषा में और सही मिलेगा आपको, ठीक है। धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। जब धातु की हम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो। जब धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेंगे, ठीक है। हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनेंगे धातु की जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो, ठीक है। तो देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे सोडियम है, उसकी HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। HCl अम्ल तो है लेकिन ये कैसा है, डाइल्यूट, तनु है, बिल्कुल तनु अम्ल है, ठीक है। पहले इसलिए लिख भी रखा है तनु, वरना अम्ल भी लिख सकते थे, लेकिन तनु लिखा है क्योंकि अम्ल के साथ ही कराएंगे और तनु अम्ल होना चाहिए। कंडीशन क्या है, तनु अम्ल होना चाहिए। जब धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखते हैं करवा कर कि बनती है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। सोडियम है, सोडियम की अभिक्रिया, सोडियम क्या है, धातु है, Na का मतलब सोडियम होता है, इसकी अभिक्रिया तनु अम्ल है, ठीक है। HCl अम्ल है, वो कैसा है, तनु, पतला बिल्कुल, इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक, अत्यधिक पानी की मात्रा है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, NaCl, लवण, NaCl, ठीक है, नमक, NaCl और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है, गैस रिलीज होगी, यहाँ पर लवण बनेगा और लवण के साथ गैस भी रिलीज होगी, ठीक है। और ये एल्यूमिनियम, Al+HCl, यहाँ पर भी तनु ही अम्ल है तो यहाँ पर बना AlCl3, लवण बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। कौन सा धातु कौन सी धातु को अपचयित करता है और कौन सा धातु कौन सी धातु को अपचयित कर सकता है और कौन सा धातु कौन सी धातु को अपचयित नहीं कर सकता, इसके बारे में फुल डिटेल से जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे चैनल पर और वीडियो को देखना पूरा, लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं, ठीक है। तो 10th क्लास की साइंस पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो उसमें चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, धातु एवं अधातु। उसमें एक आया था शब्द सक्रियता श्रेणी, ठीक है, सक्रियता श्रेणी आया था। तो सक्रियता श्रेणी को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सक्रियता श्रेणी बनाएंगे, उस श्रेणी को बनाने के बाद उनमें कौन कौन सी धातुएं हैं उनके बारे में बताएंगे, और उन धातुओं में कौन सी धातु को अपचयित कर सकती है और कौन सी धातु को अपचयित नहीं कर सकती, इसके बारे में फुल डिटेल से जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सारणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम या आरोही क्रम में लिखा जाता है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, वह सारणी जिसमें धातुओं को उनके घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। और इसका मतलब है आरोही क्रम में, आरोही और अवरोही दो क्रम होते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। आरोही संख्या में और अवरोही संख्याएं लिखिए, ठीक है। आरोही क्रम, इन निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो जैसे कि पूरी श्रेणी में हमारे जो धातु ऊपर ऊपर आएगी
वो उसका जो सक्रियता होगी वो ज़्यादा होगी और धीरे धीरे घटता घटता धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, सक्रियता मतलब वायु के संपर्क में आने से ज़्यादा सक्रिय हो, या फिर किसी धातु या अधातु के संपर्क में आने से, या फिर किसी क्रियाकारक के संपर्क में आने से जो जल्दी रिएक्शन कर जाएगी वो होगी ज़्यादा क्रियाशील, और कम रिएक्शन करेगी या धीरे धीरे करेगी वो होगी मध्यम क्रियाशील, और जो रिएक्शन नहीं करेगी वो होगी अक्रियाशील। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी धातुएं हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारी सक्रियता श्रेणी। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे हम तो क्रियाशीलता घटती चली जाएगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमारा है पोटेशियम। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर आ रहा है, और मैंने बताया था आपको कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्रियाशीलता कम होती जाएगी, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। ठीक है, हाई लेवल का क्वेश्चन है पोटेशियम का। तो पहला है पोटेशियम, इसका प्रतीक चिन्ह आप जानते हो क्या होता है, और दूसरा है सोडियम Na। इसके बाद में ये अगर किसी भी रिएक्शन में सोडियम और पोटेशियम है तो ठीक है, सोडियम को पोटेशियम अपचयित कर सकता है, क्योंकि पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं में कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु उसके स्थान से अपचयित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको जाकर देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये है पोटेशियम, पोटेशियम से कम क्रियाशील है सोडियम, जिसका प्रतीक चिन्ह है Na, और फिर उससे कम क्रियाशील है कैल्शियम, जिसका प्रतीक चिन्ह है Ca, फिर उससे कम क्रियाशील है मैग्नीशियम। ठीक है, आपने इन सब धातुओं को जानते हैं और इनके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में जिंक, जिसे जस्ता भी कहते हैं, जिंक Zn की छड़ वो क्रिया में आपने पढ़ा है। ठीक है, और Fe मतलब होता है आयरन, आयरन होता है लोहा, जो लोहा हम देखते हैं वो भी कम क्रियाशील होता है। ठीक है, अब करेंगे क्रियाशील कहाँ होता है लोहा, तो देखते हैं हम, उसमें तो आगे नहीं लगती। क्रियाशील होता है कम क्रियाशील धातु होता है, जर लगने की अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, वो ज़्यादा, जैसे कि लोहा है, फ्रेश लोहा है, उसमें जर नहीं लगी हुई है, ऐसे लोहे को हम अगर कुछ दिनों तक जो नमी के संपर्क में रखेंगे तो उसमें जर लगने लग जाती है। ठीक है, तो ये कम क्रियाशील धातु है, धीरे धीरे क्रिया करता है। ठीक है, उसके बाद में है लेड, लेड का मतलब है शीशा, शीशा भी आपने देखा होगा कि धीरे धीरे पिघल जाता है। ठीक है, ताजमहल और हवा महल ऐसे जो भी खिड़कियां हैं उनमें देखेंगे उनके शीशे ऊपर से मोटे और नीचे से नहीं, ऊपर से तो पतले और नीचे से मोटे हैं। क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही हजारों साल पुराने हो चुके हैं। ठीक है, और जो धातु है वो उन पे प्रकाश आता है, तो प्रकाश के प्रभाव से वो गर्म होकर धीरे धीरे बहकर नीचे की तरफ इकट्ठा हो गई है। ठीक है, जिसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसा ही होता है, इसलिए वो नीचे से तो मोटा है कांच उसका और ऊपर से पतला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपके। और ठीक है, कोरोना आ गया है, शीतकालीन छुट्टी चल रही है सभी की, और इन छुट्टियों में भी आप पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम्स होंगे। ठीक है, लेड के बाद में हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आप जानते हो, और कॉपर का मतलब होता है तांबा। ठीक है, तांबा, और तांबे के बाद में है Hg, मरकरी, पारा, जो कमरे के ताप पर भी द्रव के रूप में होता है। ठीक है, मरकरी के बाद में है सिल्वर, चांदी, सोना चांदी जानते हो आप, सोना चांदी बिल्कुल कम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अगर बहुत कुछ भी रिएक्शन नहीं करते, बिल्कुल कम रिएक्शन करते हैं। इन्हें ये ज्यादातर तो शुद्ध रूप में ही पाए जाते हैं। सोना चांदी आपने आभूषण पढ़े होगी। उसके बाद में Au, गोल्ड, इसका मतलब है सोना। ठीक है, सोना और चांदी, मरकरी, ये है कम क्रियाशील धातु, और जो है जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, ये है कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील धातु। ठीक है, और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, ये वायु के संपर्क में या किसी भी ऑक्सीजन के संपर्क में या कोई भी किसी भी संपर्क में आने पर ये अधिक तेजी से क्रिया करती है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, और ये सक्रियता श्रेणी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी से पता चलेगा कि जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बनता है कि अभिक्रिया दे देते हैं और बूझ लेते हैं कि कौन सा धातु बनेगा या कौन सी धातु को अपचयित कर देगा विस्थापन अभिक्रिया में। तो विस्थापन अभिक्रिया को सॉल्व करने के लिए आपको ये जरूरी है। ठीक है, ये देख लेना, पूरे याद कर लेना। फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पर पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, Pb, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, मरकरी, और फिर है Ag, सिल्वर, और गोल्ड भी है। ठीक है, ये है जो बिल्कुल कम क्रियाशील धातु है, ये मध्यम क्रियाशील धातु है, ये अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, हमने जो सक्रियता सारणी है उसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो हम जान सकते हैं या बता सकते हैं कि कौन सा धातु कौन सी धातु को अपचयित कर सकता है और कौन सा धातु को अपचयित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी को याद कर लेना। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। आगे है टॉपिक हमारा धातुओं की अधातु के साथ अभिक्रिया। जब धातु है उसकी अधातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है,
तो उसके लिए अभिक्रिया करवाने पर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें, और जो उनकी रिएक्शन क्या होगी, जैसे धातु की किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कंपाउंड जो बनाएंगे, जो मिलकर जो कंपाउंड बनाएंगे, उस कंपाउंड को तो हम क्या कहेंगे, और कंपाउंड बनाने के लिए कौन कौन से नियम है उसके, और कैसे कैसे बनेंगे उसके नियम समझ लेते हैं। ठीक है, तत्व अपने संयोजन कोष को पूर्ण करना चाहते हैं। जो तत्व होते हैं जैसे कि सोडियम है, ठीक है, और सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सारे तत्व है। ठीक है, ये तत्व भी है और धातु भी है। ठीक है, तो ये तत्व हैं वो अपने संयोजकता कोष में, तो इनका जो आखिरी कक्षक होता है, ठीक है, वो पूर्ण करना चाहते हैं। ठीक है, अपने संयोजकता कोष है उसको पूरा रखना चाहते हैं। ठीक है, कैसे आगे धीरे धीरे आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस। ठीक है, आप तो देखते जाइए, यहाँ पर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वापस बता देंगे। ठीक है, एक बार दो बार नहीं, पूरे 10 बार बताएंगे आपको अगर समझ नहीं आएगा तो, लेकिन समझोगे तो समझ आएगा, नहीं समझोगे तो चाहे इतना भी ईजी हो, आपका नाम बताएंगे आपको तो भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखिए तत्व अपने संयोजन कोष को पूर्ण करना चाहते हैं। ठीक है, ये लाइन बता दी मैंने और आपको समझ नहीं आई है तो अगली लाइन पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है, धातु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन आयन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कोई धातु है, उसके हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसने अपने जो संयोजकता कोष है उससे एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, तो जाहिर सी बात है जिसके पास धन ज़्यादा होगा वो ही धन देगा। ठीक है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को एक त्याग दिया, तो इस पर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास धन था, धन आयन था, इसलिए इसने दे दिया। अगर नहीं होता तो ये कहाँ से देता। ठीक है, इसके पास एक अनेक धन आयन तो मुक्त होगा ही। ठीक है, जब ही देगा। जैसे कि उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास अगर पैसा होगा तो ही हम किसी को उधार दे सकते हैं, और नहीं होगा तो हम पैसा कहाँ से उधार देंगे। ठीक है, तो इसके पास जो धातु है वो अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर धन आयन देती है। कोई भी धातु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी या किसी को देगी तो उस पर धन आयन आएगा। ठीक है, और अधातु संयोजकता कोष से में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। ठीक है, तो जो धन देगा उससे धन कोई लेगा भी, ऐसा थोड़ी वो धन बस दे दिया, लेने वाला कोई है ही नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे ही इस धातु ने जो अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को दिया है तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा भी, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर होगा धन आयन, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर होगा ऋण आयन। ठीक है, आपने सुना होगा कि ऋण है, मेरे पर तो बहुत सारा ऋण या कर्ज है। ठीक है, जिसके पास ऋण होगा उसने लिया ही होगा किसी से। ठीक है, तो ये भी ले रहा है। ठीक है, अधातु है वो संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ऋण आयन आएगा। ठीक है, यही बात है, समझो। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, धातु और अधातु की रिएक्शन जब होगी तो उससे जो साझा करके जो बनेगा मेटल, ठीक है, जो भी बनेगा तत्व कुछ भी, तो वो कैसा कहलाएगा, आयनिक यौगिक। जो तत्वों के तत्व से मिलकर यौगिक बनते हैं। ठीक है, तो यौगिक बनेगा उसे आयनिक यौगिक कहेंगे। क्योंकि आयनिक यौगिक कैसे कहेंगे, ये आयनों से मिलकर बना हुआ है इसलिए। अब आयनों से, एक तो धनायन वाले से और एक ऋणायन वालों से, ठीक है, आयन है, दोनों में ही आयन है, तो आयनों से मिलकर जो यौगिक बनेगा उसे आयनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है, और आयनिक यौगिक कैसे कहेंगे इसको हम अभी समझते हैं डिटेल से, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। एक उदाहरण लेके समझाऊंगा मैं, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, और जो धातु है या धातु और अधातु है, कोई भी है, जो अपने जो अंतिम कक्षा है उसमें कुछ भी हो, उसमें वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना चाहती है, अपना अष्टक पूरा करना चाहती है। ठीक है, वो ये चाहती है कि मेरे जो अंतिम कक्षक होंगे, ठीक है, उस अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन 8 ही होने चाहिए। अगर उसके पास कम है तो किसी से ले लेगा, और अगर उसके पास ज़्यादा है तो किसी को दे देगा। ठीक है दोस्तों, हमें आयनिक यौगिक का एक उदाहरण लेना था आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या उदाहरण लेंगे जिससे कि आपको समझ जाए कि 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। ठीक है, और पूरी तरह समझ आ जाए, ऐसा एक उदाहरण है मेरे पास, और उस उदाहरण को लेते हैं। क्या उदाहरण है, देखिए, उदाहरण है हमारा NaCl का निर्माण। NaCl बनाएंगे हम। ठीक है, आप ये मत समझना NaCl नमक होता है, ठीक है, तो हम नमक बनाएंगे, नहीं, हम केवल रासायनिक सूत्र से ही बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, अब देखिए, Na का अर्थ होता है सोडियम और Cl का मतलब होता है कैल्शियम। ठीक है,
सोडियम और कैल्शियम की रिएक्शन करवाएंगे हम, और रिएक्शन करवाने के बाद कैसे रिएक्शन होगी, क्या होगा और कैसे बनेगा, किसमें कितने धातु होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और किसमें किसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, और कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, आपको पता है कि Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैंने अभी बताया था कि जो देता है इलेक्ट्रॉन उस पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इससे आपको पता तो लग गया होगा कि सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन देगा और जो कैल्शियम है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, इससे आपको पता लग गया। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम सब कि परमाणु क्रमांक कितना है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक भी लिख लेते हैं, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 17। ठीक है, मैंने कहा था कि कोई भी धातु हो या कोई भी अधातु हो वो यह चाहती है कि उसके आखिरी कक्षक में अष्टक पूर्ण होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन या तो देगी या फिर लेगी। ठीक है, तो देखते हैं हम जो सोडियम है, ठीक है, Na, तो Na के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11। तो ठीक है, कक्षाएं होती है KLMNO, ये कक्षाएं होती है, इनसे कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को विभाजन करना है, देखना है कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है 2n²। ठीक है, तो देखते हैं हम पहली कक्षा में भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 ऐसे करके भरे जाते हैं। तो पहली कक्षा में भरेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने हैं, 11। तो 11 में कितने बचे, 9 और बचे। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन और बचे। तो दूसरी पहली कक्षा में 2 ही भरते हैं, आपको पता है, दूसरी कक्षा में भरते हैं 8। तो 8 और 2 10 हो गए। ठीक है, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी कक्षा में कितना आया, 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था कि देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा का ही देखते हैं, और आखिरी कक्षक को ये अष्टक बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इस अष्टक बनाने के लिए इसको 7 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है 7 इलेक्ट्रॉन लेने से बड़ी, तो एक किसी को दे ही देगा। ठीक है, तो देखते हैं हम कैल्शियम का क्या होता है। कैल्शियम परमाणु क्रमांक है 17। ठीक है, पहले कक्षक में 2 भर दिए। ठीक है, कितने बचे, 15। दूसरे कक्षक में 8 भर दिए, कितने बचे, 8 और 2 10, कितने बचे, 7 बचे। अब तो तीसरे कक्षक में कितने, 7। तो इसको भी यहाँ पर अपना अष्टक पूर्ण करना है। ठीक है, इसको भी अष्टक पूर्ण करना है, इसको भी अष्टक पूर्ण करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन इसको दे तो नहीं सकते क्योंकि इसके पास 7 है और ये 1 इलेक्ट्रॉन वाले को देगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो ये सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कैल्शियम को। तो इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर 8। ठीक है, ये आखिरी कक्षक में हो गए 8, और इसके यहाँ पर ये हटते ही आखिरी कक्षक ये बन जाएगा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन भी 8, आखिरी कक्षक में दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो दोनों ने अपना अष्टक बना लिया। ठीक है, तो इसने तो इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, तो इसके पास इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर 1 धन आयन लग जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर धन आयन, जितने देगा उतने ही धन आयन लगेंगे। 2 देता तो 2+ होता, और 1 दिया है तो 1+ होगा। ठीक है, और इसने कितने लिए हैं, इसने 1 लिया है तो इस पर 1 माइनस होगा। ठीक है, यहां पर लगा देता हूं, कहीं आप बराबर का चिन्ह समझ लीजिए। तो 1 माइनस लग गया, ऋण आयन लग गया इस पर। ठीक है, तो अब इसे हम स्ट्रक्चर के द्वारा समझाते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको थोड़ा साइड में रहने देते हैं। ठीक है, इधर बनाते हैं हम Na और इधर बनाते हैं Cl, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो अष्टक बनाना है हमको, दोनों के अष्टक बन गए लेकिन स्ट्रक्चर से बनाना है। ठीक है, इसके Na के जो बाहरी कक्षक है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को हम इसके माध्यम से समझते हैं। ठीक है, और इसके आखिरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 और 2 5 6 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसने इलेक्ट्रॉन लिया है सोडियम से। ठीक है, तो दिखा देते हम लेता हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया सोडियम से। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो NaCl बन गया एक आयनिक यौगिक। दोनों ने अपने आयन को साझा कर लिया। ठीक है, साझा करने के बाद दोनों ही आयनों को एक दूसरे से जोड़ लेते हैं और एक लवण का निर्माण करते हैं, इसे NaCl कहते हैं। ठीक है, तो किसका निर्माण हो गया है, NaCl का।
ऐसे NaCl में जल डालते हैं तो ये आयनों के रूप में आता है। तो आयनों के रूप में कैसे आता है? Na+ और Cl- के रूप में आता है। ठीक है, आप जानते हो। ठीक है, तो NaCl का निर्माण देख लिया कैसे होता है, ये दोनों कैसे जुड़ते हैं। और अष्टक के बारे में पता चल गया आपको, धातु के या धातु के साथ अभिक्रिया करवाई तो कैसे अष्टक पूर्ण करते हैं, क्या सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। और नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वापस आपको बता देंगे, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। ठीक है, कठोर होते हैं और ठोस भी होते हैं और भंगुर प्रवृत्ति के भी होते हैं। गलनांक और क्वथनांक उनका अधिक होता है, अधिक ताप पर वो गलते हैं और क्वथनांक के होते हैं घुलनशील, जल में घुलते हैं परंतु पेट्रोल और केरोसिन में नहीं घुलते हैं। ठीक है, जो आयनिक यौगिक है वो जल में घुल जाते हैं, लेकिन जल में तो घुल जाते हैं लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में नहीं घुलते। विद्युत की चालकता, आयनिक यौगिक है वो जलीय अवस्था में तो विद्युत का चालन करते हैं, गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है।